नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर टारगेट फॉर सक्सेस विद एक्सीलेंस। आज आपकी अगली क्लास शुरू करते हैं। संसद को हम कंटिन्यू रखते हैं। संसद के पिछले टॉपिक पे हमने आपको पढ़ाया था कि संसद के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, संसद कितने भागों में पहली बार बांटी गई है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति में, तीनों के कार्यों का अंतर, ठीक है, और जो निर्वाचन होता है उसके विषय में। अब आगे हम बात करते हैं, देखते हैं संसद के कार्य। तो संसद बैठी हुई है, संसद के कई कार्य होंगे। उन कार्यों में से चलिए हम आपको बताते हैं। बहुत अच्छे मेथड से आप ऐसे सीखिए कार्य क्या क्या होते हैं संसद के। देखिए, अब संसद है तो संसद विधायी कार्य भी करेगी। विधायी कार्य क्या क्या होते हैं आप बहुत बार सुनते आए हुए हैं, तो अब हम आपको विधायी कार्य एक्सप्लेन करना चाहते हैं। संसद के विधायी कार्य क्या होंगे? संसद के विधायी कार्य में होता है देश के लिए कानून बनाना, ठीक है, देश के लिए कानून बनाना है, यानी कि संसद देश के लिए कानून बनाती है, ठीक है। अगला संसद का कार्य क्या होता है? विधायी कार्य हो गए। एक और कार्य होता है संसद का, वित्तीय कार्य होता है। वित्तीय कार्य, वित्तीय कार्य में क्या होते हैं? पटल पर जो वार्षिक बजट होता है, वार्षिक बजट रखना, और वार्षिक बजट रखना, और करों के लिए, करों के संबंध में करों का आरोहण करना है, नए कर देने हैं, पुराने कर बंद करने हैं, करों में कितनी वृद्धि करनी है, इस विषय पर लाना, ठीक है। इसकी स्वीकृति आदि देना संसद का कार्य होता है, ठीक है। और तीसरा संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, यह होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। संसद हमेशा कार्यपालिका पर नियंत्रण बना के रखती है, यह भी आपको पता है। या क्या करती? कार्यपालिका का जो अधिकार क्षेत्र है उसको वहीं तक सीमित रखती है। कार्यपालिका जवाबदेह होती है, ठीक है। अगला, एक न्यायिक कार्य भी संसद करती है। न्यायिक कार्य क्या होते हैं संसद के? न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य में क्या होता है? जो प्रेसिडेंट पर महाभियोग, वाइस प्रेसिडेंट, और जो भी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं, उन पर महाभियोगों की प्रक्रिया, ठीक। देखिए, संसद के कितने सारे कार्य हैं, बहु का आयामी कार्य हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य भी होते हैं। निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन संसद किसका किसका कराती है? अभी आपको पढ़ाया है जल्दी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, याद है ना आपको? अगला कौन सा कार्य होता है संसद का? महत्वपूर्ण कार्य होता है संवैधानिक कार्य, बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक कार्य, संवैधानिक कार्य में संसद क्या करती है? संवैधानिक कार्य में संसद क्या करती है? संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीए बोल देते हैं, ठीक है। ये संसद के कार्य होते हैं। अब संसद के जो विधायी कार्य होते हैं, उसमें संसद में दो तरह के विधेयक पेश किए जाते हैं हमेशा। विधायी कार्य में आप नोट कर लीजिए, दो तरह के विधेयक पेश किए जाते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक कौन पेश करता है? जो मंत्री पेश करते हैं। सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर है। जो संघ के मंत्री होंगे वह अगर कोई विधेयक पेश कर रहे हैं, उनके द्वारा कोई विधेयक पेश किया जा रहा है, वह सरकारी विधेयक होगा। बाकी किसी अन्य सदस्य द्वारा, चाहे भले वह सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, उनके द्वारा कोई विधेयक पेश किया जाएगा तो वह गैर सरकारी विधेयक होगा। दोनों को संसद में समान प्रक्रिया के तहत ही पारित किया जाता है, ठीक। संसद में जो 4 मुख्य विधेयक होते हैं, चलिए विधायी कार्यों पर बात कर लेते हैं। 4 मुख्य विधेयक होते हैं, 4 मुख्य विधेयक, इसको हम नोट कर लीजिएगा। 4 मुख्य विधेयक कौन कौन से होते हैं? एक होता है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किया जाता है? संसद में दिया जाता है, यह होता है अनुच्छेद 107। नोट कर लीजिएगा, आप ये याद कर लीजिएगा। दूसरा होता है धन विधेयक। धन विधेयक के लिए क्या अनुच्छेद दिया हुआ हमारे संविधान में? अनुच्छेद 110(1), ठीक है। एक होता है वित्त विधेयक। अभी सबका हम आपको बताएंगे, सबके विषय में एक्सप्लेन करते हैं। वित्त विधेयक होता है आर्टिकल 117 में। और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो
पारित किए जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। ठीक। अब साधारण विधेयक में क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। साधारण विधेयक क्या है, आपके सिलेबस से बहुत बाहर का है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 107 के तहत अगर कोई विधेयक लाया गया तो उसे साधारण विधेयक कहा जाएगा। संसद के किसी भी सदन में उसको रखा जा सकता है, पटल पर रखा जाएगा। ठीक है। साधारण विधेयक जो है प्रत्येक संसद सदन में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन है, प्रत्येक सदन में 3 बार वाचन और 5 चरणों से गुजरना होता है। उसको कम से कम 3 बार वाचन और 5 चरणों से वह गुजरेगा। जिसमें पहला जो वाचन होगा आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। जो पहला वाचन होता है इसके तहत सबसे पहले क्या हुआ, कोई विधेयक अनुच्छेद 107 के तहत कोई विधेयक लाया गया। ठीक है। इसको सबसे पहले सदन के पटल पर रखा गया, सदन में रख दिया गया, पर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सबसे पहले जब रखा गया कोई भी चर्चा नहीं होती है। ठीक है। जो संसद जो इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है, मान लीजिए कोई संघ का मंत्री प्रस्तुत कर रहा है या लोकसभा ये मतलब विपक्ष या पक्ष का कोई भी सांसद या जो भी सांसद है सदस्य है वो पेश कर रहा है, तो उस विधेयक का वह शीर्षक बताएगा, उस मतलब जो भी विधेयक किस नाम से है और उसका उद्देश्य बताएगा। ठीक है। फिर उसके बाद उस विधेयक को जो भारत का राजपत्र होता है पहले क्या करेगा, पटल पर रख दिया जाएगा। ठीक है। पटल पर रखने के बाद उद्देश्य, किस उद्देश्य से लाया गया, वह शीर्षक विधेयक का। ठीक है। फिर इसे भारत के राजपत्र में छपवाया जाएगा। भारत का राजपत्र इसमें छपने के लिए संसद भेज देगी। ये होता है हमारा प्रथम वाचन, किसी विधेयक का प्रथम वाचन, मतलब पहली बार विधेयक आया उसकी मुँह दिखाई हुई है। ठीक। द्वितीय वाचन होता है, इस पर संसद के दोनों सदनों में विधेयक पे चर्चा की जाती है। ठीक है। और समीक्षा के लिए प्रवर समिति को भेजा जाता है अगर समीक्षा आवश्यक है तो। ठीक है। इसमें विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है द्वितीय वाचन में। द्वितीय वाचन में चर्चा हुई, चर्चा एंड किसको भेजा गया, प्रवर समिति को। अगर ज़रूरत हुई तो, ज़रूरी नहीं कि भेजा ही जाए। यह हो गया सेकंड द्वितीय वाचन। ठीक है। ये यहाँ पर फाइनल हो जाता है। और लास्ट जो होता है वह होता है मतदान। मतदान में अगर स्वीकार हो गया तब ठीक है, अगले सदन में भेज दिया जाएगा, और नहीं स्वीकार हुआ, अस्वीकार हो गया तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्या होता है, तृतीय वाचन। ठीक है। क्या तृतीय वाचन होता है। अब एक बार ख़त्म हो गया, मान लीजिए यहाँ से 2 कंडीशन निकल के आई। मतदान में विधेयक के विरोध में स्वीकार कर लिया गया विधेयक तो कुछ नहीं होगा। अब अगर विधेयक स्वीकार कर लिया गया तो या दूसरे सदन में भेजा जाएगा। जब दूसरे सदन में भेजा जाएगा तो दूसरा सदन साधारण विधेयक के साथ क्या कर सकता है, या तो विधेयक को अपनी मंजूरी दे दे, ठीक, या संशोधन करके इस सदन को वापस से भेज दे, या विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक ले। ठीक है। अब अगर संशोधन करके दूसरा सदन पहले को भेज रहा है तो या पहला सदन जो जहाँ पे रखा गया था या इसके ऊपर है, ऐसे मानता है या नहीं मानता है। ठीक है, स्वतंत्र है। ये आपको 3 कंडीशन बता दी है। फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास भी साधारण शक्तियाँ होती हैं इससे संबंधित, आपको राष्ट्रपति के अनुच्छेद में बता चुके हैं। अब आगे आते हैं, और दोनों जगह से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। अब अगला हम बात करते हैं धन विधेयक की। धन बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। धन विधेयक यह अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है। ठीक है। इस धन विधेयक के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, क्या है कैसे है। ठीक है। यह क्या करता है, धन विधेयक के अंदर क्या क्या होता है, कर का आरोहण करना, कोई कर लगाना नया, ठीक है, किसी कर को समाप्त करना, परिवर्तन करना, ठीक है, और उसका संग्रहण कैसे करना है, कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए। ठीक है। ये होता है धन विधेयक का कार्य। दूसरा कार्य क्या होता है, सरकार द्वारा उधार, जो भारत सरकार जो उधार लेती है, भारत सरकार उधार लेती है, सरकार के उधार, ठीक है, उधार लिए गए जो भी धन होता है उसका विनिमयन करना। ठीक। अगला क्या होता है, जो एक भारत की संचित निधि होती है और भारत की आकस्मिक निधि होती है, उसकी अभिरक्षा करना और इसमें धन जमा करना और निकालना। संचित निधि एंड आकस्मिक निधि, ये पूछा जाता है। इसमें जो धन जमा किया जाता है किस विधेयक के तहत, किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसमें जमा करना और निकासी करना, निकालना। ठीक है। फिर
संचित निधि का जो धन है उसका विनियोग करना। आकस्मिक निधि तो अकस्मात में ही यूज़ की जाती है, संचित निधि के धन का विनियोग किया जाता है, विनियोग। और उसको यूज़ में लाना कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। किसी व्यय को, जो भी भारत सरकार कोई भी व्यय वहन कर रही है तो उसको संचित निधि पर डालना या नहीं डालना, ठीक है। किसी प्रकार का अर्थदंड लगाना, लाइसेंस के लिए शुल्क लेना, और ये सारी चीज़ें धन विधेयक होती हैं। और अच्छा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत महत्वपूर्ण है, कई क्वेश्चंस में आया है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 110(3) के तहत उसको यह शक्ति है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इस पर अंतिम निर्णय लेता है। यह लोकसभा अध्यक्ष की निर्णायक शक्ति है, उसका निर्णय अंतिम होता है। उसके निर्णय किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, राष्ट्रपति द्वारा भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक क्या होता है? लोकसभा में पारित होकर राज्यसभा में जाता है, ठीक है। और जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष स्वीकृति के लिए जाता है तो इन दोनों अवसरों पर राज्यसभा में जा रहा है और राष्ट्रपति के समक्ष जा रहा है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। और धन विधेयक राज्यसभा को 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी होती है, नहीं तो विधेयक पारित माना जाएगा। उसको राज्यसभा रोक नहीं सकती है, उसको 14 दिन के अंदर स्वीकृति देनी ही देनी होती है, ठीक। अब आते हैं हम अपने संसद के वित्तीय कार्य में। ये आपको 4 हमने बताया, वित्त विधेयक के विषय में आ जाते हैं। अनुच्छेद 117, ठीक। अनुच्छेद 117 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 117 का क्लॉज 1 दिया गया है। अनुच्छेद 117 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि वित्त विधेयक का जो संबंध होता है, इसके विषय में काफ़ी सारी चर्चा है। इसके अंतर्गत नए वित्त वर्ष में करारोपण, नए वित्त वर्ष में नए कर लगाना, ठीक है, संक्षेपण, कर का संक्षेप करना, ठीक है, ये सारे कार्य अनुच्छेद 117(1) के तहत आते हैं, ठीक है। धन विधेयक से का तात्पर्य, कुछ ऐसे विधेयक हैं धन विधेयक आपको बताया 110 के तहत होते हैं, ठीक। और धन विधेयक के साथ साथ अन्य वित्तीय विषयों में भी यह संबंध होता है। अभी एक चीज़ आपको गौर करने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त विधेयक भी धन विधेयक का ही एक पार्ट होता है, धन विधेयक के ही कुछ पार्टों को वित्त विधेयक में लाया गया है। इसीलिए ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, या क्वेश्चन में आती है। वित्त विधेयक जो होते हैं, वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं सारे, प्रत्येक जितने भी वित्त विधेयक होंगे, वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, ठीक है, धन विधेयक होते हैं, बट नॉट वाइस वर्सा, अर्थात जो इसका उल्टा है वह ज़रूरी नहीं है। जैसे प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है, धन विधेयक में और भी कार्य होते हैं, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है, नहीं होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करके रखिएगा, इसे तैयार करके रखिएगा, ठीक है। वित्त विधेयक कौन से होते हैं? वित्त विधेयक में जितने भी मामले होते हैं वह सारे 110 अनुच्छेद 110 में वर्णित हैं, लेकिन अनुच्छेद 110 में कुछ चीज़ें नहीं अनुच्छेद 110 की कुछ चीज़ें 117 में नहीं ली गई हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 117 का एक और क्लॉज है। अनुच्छेद 117 से संबंधित कोई भी विधेयक है, वित्त विधेयक, और राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद के पटल पर रखा जाएगा। राष्ट्रपति ने खुद सिफारिश की है, फिर ये संसद के पटल पर रखा गया है, तो राष्ट्रपति इसे नामंजूर नहीं करते हैं, ठीक। बजट पे आते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप लोग आमतौर पे बजट आप समाचार पत्रों में, मीडिया में सुनते रहते हैं। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक साल का खर्चों का लेखा जोखा। आप लोग घरों पे खर्चों का लेखा जोखा रखते होंगे ना, ये वही चीज़ है। आर्टिकल 112 के तहत वित्तीय विधेयक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की जो प्राप्ति होती है और जो व्यय होता है उसका विवरण होता है, सरकार को कितना पैसा प्राप्त हुआ और सरकार ने कितना पैसा व्यय किया। फिर ये निकाला जाता है कि उस वर्ष घाटे का वित्तीय विवरण घाटे का रहा या मुनाफे का रहा। तो मैक्सिमम राजकोषीय घाटा भारत में बहुत है और घाटे का ही वित्तीय व्यवस्था चलता है। पहले जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता था, बजट होता था, इसका जो वित्तीय वर्ष था वह पहले कितना था? वित्तीय वर्ष
1 अप्रैल से, प्रत्येक वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का था, रखा जाता था, पर अब चेंज करके कर दिया गया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक। बजट, इसके जो बजट होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, इसके जो अंग होते हैं, और राजस्व वृद्धि के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे, जो खर्चा किया गया उसका, जो खर्चा होगा उसका अनुमान, क्या खर्चों का अनुमान लगाया जाता है, कितना खर्चा होगा। आपको बजट का एक हम संक्षेपण दे रहे हैं। ठीक। वास्तविक प्राप्तियां कितनी होंगी और खर्च का वितरण, और यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितनी प्राप्ति हुई और कितना खर्च हुआ। ठीक है। और आने वाले साल के लिए आर्थिक और वित्तीय नीति बनाकर खर्च को जो है, खर्च की योजना बनाना और नई परियोजनाएं बनाना। ठीक। और एक बात बताते हैं आपको, इसी बजट में रेल बजट भी पारित किया जाता था। माफ़ कीजिएगा, रेल बजट 1921 से अलग पारित किया था। 1921 से रेल बजट अलग था बजट से। ठीक है। रेल बजट अलग से पारित होता था, अलग से पारित होता था। और यह कब तक पारित होता था? 2017 तक। 2017 के बाद सरकार ने रेल बजट को आम बजट में ही मिला दिया है। इसका मतलब सिर्फ एक ही बजट पारित किया जाता है। अनुच्छेद 112 जो बजट होगा वह राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संसद के दोनों सदनों में पेश करा जाता है। सुन लीजिए आप बातें। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति जिस मांग की सिफारिश करेगा उसी अनुदान की मांग की जाएगी। ठीक है। और किसी भी उचित विधि के बिना, जो भी विधि बनाई गई है उस विधि के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति की संतुष्टि के बिना कर निर्धारण करने वाला कोई भी विधेयक संसद में आगे पार नहीं दिया जाएगा। ये सब इसके नियम होते हैं, इसके प्रावधान होते हैं, अनुच्छेद 112 के तहत दिए गए हैं। ठीक है। और कानून के जो अधिकार होते हैं, कानून सम्मत प्राधिकार, उसके अलावा किसी भी कर को अनिवार्य नहीं किया जाएगा। संसद किसी भी कर को समाप्त कर सकती है, कम कर सकती है, किंतु इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। बजट में सिर्फ लोकसभा के पास शक्ति होती है, बजट को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और अनुदान मांग पर मतदान, जो अनुदान मांग होते हैं, जो एक्स्ट्रा मांगें की जाती हैं, उस पर सिर्फ लोकसभा में ही मतदान हो सकता है, राज्यसभा में नहीं होगा। और राज्यसभा 14 दिन के भीतर धन विधेयक को लोकसभा को लौटा देगी। ठीक है। और जो भी सिफारिश दे लोकसभा बाध्य नहीं माने या ना माने। ठीक। और राजस्व पर जो बजट का खर्च होता है अन्य खर्चों के मामले में अलग होता है, जिस सारी चीज़ें होती हैं। अब भारत सरकार की कुछ निधियाँ हैं, तो जब हम आपके महत्वपूर्ण पे आते हैं, आप भी कह रहे होंगे सर संविधान पढ़ा रहे हैं और ये सब कहानी बता रहे हैं, तो ये ज़रूरी है आपके लिए बेसिक्स जानना क्या क्या होता है। अब कुछ निधियों पे आते हैं जो अनुच्छेदों के तहत दी हुई हैं, उन निधियों को आप पढ़ लीजिए। भारत सरकार के ऊपर मुख्य रूप से 3 प्रकार की निधियों का उल्लेख है। 3 प्रकार की निधियाँ हैं, हर काम के लिए अलग अलग निधियाँ होती हैं। 3 प्रकार की निधियों का उल्लेख है। ठीक है। ये 3 प्रकार की निधियाँ कौन कौन सी हैं? एक है भारत की संचित निधि, इसके विषय में भी संपूर्ण तरीके से लिखा गया है, और वह लिखा गया है अनुच्छेद 266 के तहत। ठीक है। अगली जो निधि है वह है भारत की लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि। अच्छा, लोक लेखा निधि का जो वर्णन किया गया है वो किसमें किया गया? अनुच्छेद 226 क्लॉज 2। ओके। और अगली आती है, इसके बाद आती है भारत की कंटिजेंसी, जिसको आकस्मिक निधि बोलते हैं। आकस्मिक निधि, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 267 के अंतर्गत। ठीक है। संचित निधि में क्या क्या होता है इसके विषय में आपको हम बताते हैं। जो भारत की जो संचित निधि होती है अनुच्छेद 266, इस निधि के अंतर्गत जो भारत सरकार को जो सारे राजस्व प्राप्त होते हैं, भारत सरकार का जो भी व्यय होता है, ठीक, जो भी ऋण अदायगी करता है, उधारों की पुनर्अदायगी में सरकार द्वारा प्राप्त जो धनराशि होती है भारत की संचित निधि का भाग होती है। मतलब भारत सरकार को जितना पैसा मिला सारा संचित निधि का भाग होता है। ठीक। लोक लेखा निधि में क्या होता है? जो राजस्व उधार और आय के अलावा, जो राजस्व उधार है और जो अन्य आय है उसके अलावा जो भी धनराशियाँ प्राप्त होती हैं वह एक अकाउंट में जमा किए जाते हैं, जिसे भारत का लोक लेखा अकाउंट कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट बोला जाता है। ठीक है। जैसे लोक लेखा निधि में आपने बहुत सुना होगा जीपीएफ का पैसा जमा होता है। ठीक है। जो जुडिशरी जो होती है, न्यायिक जमा जिसको बोलते हैं, जुडिशरी डिपॉजिट होता है। और पेंशन फंड होता है, पेंशन फंड भी भारत की लोक लेखा निधि में होता है, पेंशन निधि।
जो हम लोग बचत करते हैं डाकखानों में, जो बचत पत्र चलते हैं, उन बचत पत्रों का पैसा होता है वो भी यहाँ जमा होता है। और जो डिपार्टमेंटल, जो कई सारे डिपार्टमेंट जमा होते हैं, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारे भारतीय लोक लेखा निधि में आते हैं। आकस्मिक निधि क्या है? आकस्मिक निधि ऐसा है, भारत की जो संसद है और राज्य के विधानमंडल है, किसी भी आकस्मिक व्यय, कोई अनदेखा कोई व्यय आ गया एकदम से, तो उसके व्यय के लिए आकस्मिक निधि का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। संसद द्वारा इस निधि की जो शुरुआत है यह 1950 में की गई थी। यह जो आकस्मिक निधि है यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, पर राष्ट्रपति भी इसकी भरपाई के लिए संसद से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जो भी आकस्मिक निधि से पैसा जाना है, आना है, उसके लिए संसद की अनुमति लगेगी, ठीक। आपको संचित निधि एक कंसोलिडेटेड फंड बताया ना, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। जो संचित निधि होती है थोड़ा सा व्यापक है, इसके विषय में और आपको बता दूं। संचित निधि मुख्यतः 3 प्रकार में बांट दी जाती है। एक जो राजस्व है, राजस्व का अकाउंट, ठीक। दूसरा पूंजी खाता जिसको बोलते हैं, और एक और पार्ट आता है इसमें पब्लिक डेप्ट, लोक ऋण। अभी तीनों को बताएंगे कैसे होता है। जो प्राप्तियां होती हैं, राजस्व खाता होते हैं, राजस्व खाते में राजस्व 2 तरीके से आता है सरकार को, एक प्राप्ति से आता है और राजस्व खाते में दूसरा व्यय होता है, यानी कि एक आएगा और दूसरा खर्चा होगा। प्राप्तियां कैसे, किस प्रकार से मानी गई हैं? प्राप्तियां एक तो कर अदायगी से, जो हम लोग कर देते हैं, इसको एक मुख्य माना गया, और दूसरा माना गया है गैर कर अदायगी, ठीक है, गैर कर अदायगी। अब पूंजी खाता तो नॉर्मल ही है, और लोक ऋण, पूंजी खाता तो पूंजी खाता है, उसको और भागों में नहीं बांटा गया। लोक ऋण में क्या क्या होता है ये आप समझ लीजिए। जो पब्लिक डेप्ट होता है, पब्लिक डेप्ट में होता है जो गवर्नमेंट जो ऋण लेती है, सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है, सरकार द्वारा लिए गए जो भी खर्चे होते हैं, जो भी कर्जे होते हैं, ऋण होते हैं, ऋण उनका पुनर्भुगतान करना, उनका पुनर्भुगतान करना पड़ेगा ना, ठीक है। और दूसरा इसका क्या होता है, जो ऋण और प्राप्तियां होती हैं उनकी अदायगी और उनको फिर से प्राप्त करना। जो अग्रिम होते हैं, एडवांस होते हैं, उनकी अदायगी करती है भारत सरकार, वह फिर से प्राप्त करना, ठीक है। यह लोक ऋण में आता है। समझ गया भारत की निधियां क्या हैं, क्या क्या हैं। अब संसद में कुछ प्रस्ताव होते हैं, जैसे कटौती प्रस्ताव, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती। यह आपके उसमें आता नहीं है आपके नोट में, ठीक। अब कुछ संसद में प्रस्ताव आते हैं जो मुख्य हैं, वह आपको हम बता देते हैं। एक होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। सबसे पहले पढ़ लीजिए आप, कटौती प्रस्ताव। संसद की आपको कार्यप्रणाली बता रहे हैं। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, जैसे कोई अनुदान मांग है, इसके संबंध में अगर कोई वाद विवाद शुरू हो जाता है तो उस वाद विवाद को समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। यह एक्चुअल में सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में लाया जाता है कटौती प्रस्ताव। इस पर मतदान कराया जाता है, और मतदान में अगर कटौती प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। लिख लीजिए आप, यदि स्वीकार हुआ कटौती प्रस्ताव तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब कटौती प्रस्ताव कौन लाता है? पक्ष के लाते हैं, जो जिसकी सरकार होती है उस दल के लोग लाते हैं, या विपक्षी लोग लाएंगे। जाहिर सी बात है, सरकार गिरवानी है तो विपक्ष के लोग ही कटौती प्रस्ताव लाएंगे, ठीक। अगला आता है स्थगन प्रस्ताव। जैसा आप सुनते होंगे न्यूज़ में, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, कोई बहुत ज़रूरी लोक महत्व का कोई काम है, ठीक है, और उसके लिए संसद का ध्यान आकर्षित करना है, तो स्थगन प्रस्ताव ले लिया जाता है, पेश कर दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। एक से ज़्यादा मुद्दे नहीं होते हैं, ठीक है। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, मानवीय आपदा आ गई, उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लिया जाता है कि सारे काम रोक दीजिए, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक अन्य है विशेषाधिकार प्रस्ताव। आप नोट कर लीजिए कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है जैसे कोई मंत्री है, वह सही तथ्यों को नहीं पेश कर रहा है, उससे कुछ प्रश्न पूछा गया, भाई तथ्य बताइए, और वो सही तथ्य नहीं पेश कर रहे हैं, तो ये गलत सूचना दे रहे हैं,
तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है और विशेषाधिकार प्रस्तुत करने के बाद उनको सही सूचना देना अनिवार्य हो जाता है। ठीक, ऐसे ही एक आता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को कॉलिंग अटेंशन मूवमेंट भी बोलते हैं, मोशन भी बोलते हैं। कॉलिंग अटेंशन मोशन, जाहिर सी बात है, नाम से ही सीधे पता चलता है कोई लोक महत्व का ऐसा मामला है जो अविलंबनीय मामले में सदन में मंत्री का ध्यान आकर्षित करना है, तब लाया जाता है। ठीक है, इसलिए भारतीय संसद द्वारा बनाया गया है। भारतीय संसद की ये मौलिक रूप है, मौलिक तरीके से इसको लाया गया है। मौलिक मतलब मूल रूप से भारतीय संसद ही लेके आया, इसको 1954 में सृजित किया गया था। ठीक है, 1954 में सृजित किया गया। इनके नियम कानून भी हैं, किस नियम के तहत उठाया जाता है, क्या नहीं उठाया जाता है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसीलिए आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। अगला आता है निंदा प्रस्ताव। यह भी एक प्रस्ताव है जो बहुत आपने सुना होगा समाचार पत्रों में, इनको बोलते हैं सॉन्शॉन मोशन। ठीक है, निंदा प्रस्ताव क्या लाया जाता है, जैसे सरकार है, उसी के दल के नेता ले आएंगे या विपक्ष के कोई अन्य सदस्यों द्वारा क्या कहते हैं, तो सरकार की किसी नीति का विरोध करना हो, ठीक है, या आलोचना करना हो, तब यह सदन में लाया जाता है। ठीक है, इसके लिए सदन की कोई पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, ऐसे भी ले आते हैं। और निंदा प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सरकार को नैतिक आधार पर त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को पास होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर निंदा प्रस्ताव प्राप्त हो गया तो निंदा प्रस्ताव सरकार को त्यागपत्र, किस आधार पर, नैतिक आधार पर, मोरालिटी पर, कि भाई आपकी निंदा हो रही है और बहुमत है, संसद बहुमत सरकार की निंदा कर रही है, तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। एक होता है वोट ऑफ थैंक्स, जिसको धन्यवाद प्रस्ताव बोलते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव, इसे बोलते हैं वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स क्यों लाया जाता है, राष्ट्रपति जब भी कोई वित्तीय वर्ष शुरू होता है या नई संसद शुरू होती है, तो माफ़ कीजिएगा, नई लोकसभा को शुरू होती है और या कोई नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो जो पहला सत्र होता है उसको संसद संबोधित करती है। और जब मतलब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण बोला जाता है उसे, दोनों सत्रों को। उस राष्ट्रपति के अभिभाषण पे दोनों सदनों में चर्चा होगी, जो चर्चा होती है उसे ही धन्यवाद प्रस्ताव बोला जाता है। ठीक, एक होता है विनियोग विधेयक और लेखानुदान, या आपके उसमें है नहीं, इसके विषय में पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक, न्यायिक कार्य के विषय में आपको हमने पीछे बता दिया है, हमारे संसद का न्यायिक कार्य क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या क्या हमने बता दिया आपको, सरकारी गैर सरकारी विधायी कार्य बता दिए, वित्तीय कार्यों पर चर्चा कर ली। ठीक है, अब न्यायिक कार्य क्या होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और, ठीक है, न्यायिक कार्य में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, और जो भी संसदीय विशेषाधिकारों का अवमानना करता है उस व्यक्ति को भी संसद दंडित कर सकती है। कुछ संसदीय समितियां होती हैं जिनके विषय में क्वेश्चन बहुत आता है, वो आपको नोट करा देते हैं। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं, पहली जो बहुत महत्वपूर्ण है यह है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के टोटल सदस्य होते हैं 22 में से कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। ऐसे लिख दें, एलएस करके, एलएस और आरएस करके समझ जाएंगे, एलएस लोकसभा, आरएस राज्यसभा। ठीक है, एक मुख्य समिति है प्राक्कलन समिति, इसके विषय में क्वेश्चंस आए हुए हैं इसीलिए आपको हम लिखा रहे हैं समितियाँ। ये शायद आपके अभी ये राजस्व लेखपाल का, या इससे पहले जो दो वर्ष पहले राजस्व लेखपाल का पेपर आया था, उसमें पूछा गया था जो लोक लेखा समिति होती है उसमें ये लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, और ऑप्शन दे दिए गए थे 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके। मेरे को क्वेश्चन पूरा याद है, और कई लोगों ने गलत कर दिया, उनको लगा कि ये बहुत छोटे एग्ज़ाम्स में, मतलब वनडे एग्ज़ाम्स में, ग्रुप सी के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, पर पूछे जाते हैं, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगली आती है प्राक्कलन समिति।
प्राक्कलन समिति का क्या कार्य? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक। फिर आती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इतनी महत्वपूर्ण नहीं, बहुत कम पूछी गई है, फिर भी सिलेबस में आपको लिखा देता हूँ। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, सेम एलएस लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य हैं। ठीक। फिर एक विशेषाधिकार समिति होती है, प्रवर समिति होती है, याचिका और नियम समिति। वो दोनों के लिए अलग अलग होती है, उसका नोट करने का मतलब नहीं है आपका। ठीक है। एक होती है संयुक्त प्रवर समिति, जब संयुक्त अधिवेशन के लिए होता है तो संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाती है। संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं, इसमें लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। अब प्राक्कलन समिति का कार्य होता है बजट में जो भी अनुमान किए गए उनकी जांच करना और सार्वजनिक व्यय की मितव्ययता पर सुझाव देना। बजट के संबंध में ज़्यादा सुझाव देना होता है, इसीलिए सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक। लोक लेखा जो समिति होती है, इसके सदस्यों का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के बीच में होता है, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। और यह समिति क्या करती है, जो सरकार की वार्षिक लेखा होते हैं, जो भी वार्षिक अकाउंट्स होते हैं, एनुअल अकाउंट्स होते हैं, और लोकसभा द्वारा जो विभिन्न जो राशियों का विनियोग होता है उनका जांच कराती है। ठीक है। और यह देखती है कि जो भी व्यय हो रहा है, धन का व्यय हो रहा है, संसद की अनुमति से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धन का दुरुपयोग ना हो रहा हो। लोक लेखा समिति यह जांच करती है। अब एक संसदीय कार्यवाही, पहले क्वेश्चंस देखने नहीं आते थे इन सबसे, अभी क्वेश्चंस बनने लगे हैं तो पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो आपको हम पढ़ा देते हैं संसदीय कार्यवाही के विषय में। उसके बाद हम यह टॉपिक अभी समाप्त कर लेंगे अपना, और कल का अगला टॉपिक हम राज्यसभा की कार्यपालिका से लेके आएंगे। जो राज्यों की कार्यपालिका होती हैं उसके विषय में हम आपको पढ़ाएंगे, राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा अन्य कार्य विधानमंडल के। जो संसदीय कार्यवाही होती है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें एक आपसे पूछा जाता है प्रश्नकाल। बहुत पूछा गया है, क्वेश्चंस में आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या होता है? जब संसद के दोनों सदनों में जो बैठक होती है, बैठक के पहले 1 घंटे तक, तो बैठक का जो पहला 1 घंटा होता है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम 1 घंटे लिख लो आप, प्रथम 1 घंटे तक, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें संसद के जो सदस्य होते हैं प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है शून्यकाल, जो भारतीय संसद की देन है। शून्यकाल को भारतीय संसद की देन बोली जाती है। शून्यकाल, इसको 0 आवर्स भी बोला जाता है, 0 आवर। टाइम पूछा गया आपसे, ये सब कब होते हैं? ठीक है। शून्यकाल 12 बजे से शुरू होता है हमेशा। अभी संसद के सदन चल रहे हैं, चर्चा में, तो शून्यकाल 12 बजे शुरू होता है, परंतु इसका अंत का कोई समय निश्चित नहीं है। ठीक है। संसद से महत्वपूर्ण कुछ अनुच्छेद हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अनुच्छेद रोज़ रिवाइज करते रहिए। और अब हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेदों कार्य पढ़ाएंगे, उनके शक्तियाँ और कार्य। ठीक है। जो भी राज्यपाल की शक्तियाँ और मुख्यमंत्री के विषय में था। राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। फिर राज्य का विधानमंडल, और इसी तरह धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके पश्चात हम आपको संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 378 के तहत होता है, उसका एक छोटा सा लेक्चर देने के बाद फिर हम आपको न्यायपालिका के विषय में शुरू कर देंगे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। ठीक है। अब हमारे साथ बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, ऐसे टॉपिक्स जो इनके क्वेश्चंस आते हैं, और एक बार आपने पॉलिटी पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, ये कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है। इसके क्वेश्चंस बहुत चेंज नहीं होते, बहुत डायनेमिक नहीं होते हैं। आपने एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो बहुत ईजिली हर चीज़ कर पाओगे। ठीक है। तो आज यहाँ पर हम संसद से संबंधित टॉपिक समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।